आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि वर्ब होता क्या है, क्योंकि आपको मैं बताया हूं कि आप प्लीज आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ब में आज और कल 2 दिन तो केवल इसका इंट्रोडक्शन आपको हम बताएंगे। वर्ब में केवल इंट्रोडक्शन चलेगा, यूज आपका 2 दिन के बाद से स्टार्ट होगा। तो वर्ब में सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि ये वर्ब है क्या। आप लोग बहुत पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे कि जिससे ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं। ये हिंदी में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन इंग्लिश में डेफिनेशन आपको देना हो तो आप क्या देंगे, तो आपको लिखना होगा कि ये वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता है एक्शन मतलब कार्य को, और स्टेट ऑफ बीइंग या किसी की दशा को, अर्थात ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना मतलब एक्शन या होना पाया जाए, स्टेट ऑफ बीइंग, तो वो क्या होगा, आपका क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। तो इस डेफिनेशन को आप, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, उसको आप प्लीज नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और लिखिए कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस। बहुत ही कंसंट्रेट रह के इस क्लास को देखिएगा, वर्ब टॉपिक को। अभी आपका दिमाग थोड़ा चकराएगा जब इसमें कई डिवीजन होंगे तब। वर्ड दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, एक शब्द जो व्यक्त करता है क्या, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए प्लीज। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस क्या, एक्शन जो कार्य का, या स्टेट ऑफ बीइंग है जिससे किसी का होना पाया जाए या कोई कार्य सो हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो शब्द क्या होंगे, क्रिया कहलाएंगी। तो हिंदी में लिख लीजिएगा कि ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना मतलब एक्शन या होना पाया जाए, तो क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, जितने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जो सीबीएसई बोर्ड, दोनों आप लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन ऑफ और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, एक्शन मतलब कार्य का करना और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होना पाया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल भी आपको देना है, हिंदी में लिख लीजिएगा, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आपको दिखाना होगा कैसे, एग्जाम्पल लिखिएगा प्लीज, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, अनीता इज अ स्टूडेंट। आगे देखिए, जो इसमें इज है ये क्या है आपका, ये वर्ब है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है कि अनीता क्या है, स्टूडेंट है, अनीता के बारे में बता रहा है। क्या अनीता क्या है, स्टूडेंट है। तो इस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। तो ये क्या है, वर्ब है आपका। एक सेंटेंस और देखिए, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी जो है क्या कर रहे हैं, उड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्शन शो कर रहा है, और ये शो क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ये होना शो कर रहा है और ये एक्शन शो कर रहा है। तो ये क्या कहलाएंगी, फ्लाइज में क्या है आपका, ये वर्ब है। अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि ये कौन सा वर्ब है, इतना जानिए कि ये वर्ब है। तो ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना, एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग शो हो, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाती है। अनीता इज अ स्टूडेंट, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग शो हो रहा है, और बर्ड्स फ्लाई इसमें एक्शन शो हो रहा है। तो ये क्या है आपका, वर्ब है। कहने का सेंस ये कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इस सेंटेंस से उस वर्ब को निकाल लिया जाए, तो जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर बिना काम के हो जाता है, उसी प्रकार अगर सेंटेंस से वर्ब को हटा दिया जाए, इस को गायब कर देंगे, तो अनीता ए स्टूडेंट, अनीता एक छात्र, कुछ पता नहीं, या बर्ड्स चिड़िया, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। अर्थात कहने का सेंस ये है कि इसीलिए वर्ब को क्या कहता है, साउल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की आत्मा वर्ब होती है। क्यों, क्योंकि इसके न रहने से आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा सेंटेंस का।
तो क्या इसके आगे हम बढ़े? आपको वर्ब की डेफिनेशन और एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। यस सर। इरेज किया जाए। यस सर। ओके, प्लीज प्लीज माइक को ऑफ कीजिए आप लोग, प्लीज ऑफ द माइक, अदरवाइज इकोज की प्रॉब्लम समस्या होती है। तो ये रहा वर्ब का डेफिनेशन, काफी इजी डेफिनेशन, आप लोग बहुत पहले इसको पढ़ते चले आए होंगे और इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा। लेकिन अब आपको कॉपी को अपने कर लेना है किस फॉर्म में? अगर आप हॉरिजॉन्टल में लिख रहे होंगे तो कर लीजिएगा वर्टिकल में, अगर वर्टिकल में लिख रहे होंगे तो कर लीजिएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब कॉपी को आप क्या कर लीजिए, पलट लीजिए। आपका पेज चौड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बनाना है क्या? वर्ब एंड इट्स टाइप, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक एक टॉपिक की चर्चा हम करेंगे इसमें। क्या आपको बनाना है? हेडिंग बनाना है वर्ब एंड इट्स टाइप, कि वर्ब और उसके प्रकार, ये इसी हेडिंग बनाना है इसको। और इसमें आपको दो, पहले देखिए क्या क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा। अब इसमें मैं दो पार्ट कर रहा हूं, इसकी दो बच्चे हैं। पहले ये देखिए जरा, अब इस वर्ब के पहले दो पार्ट बनते हैं, कौन कौन से? एक को जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? फाइनाइट वर्ब, FINITE, फाइनाइट वर्ब। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, NON, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये देखिए जरा, एक हुआ फाइनाइट वर्ब, एक हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब के दो पार्ट। अब इस फाइनाइट वर्ब में काफी बच्चे इसके हैं, कैसे? अब इसमें हम लिख रहे हैं, जरा देखिए यहाँ पे, इसको लाइन में इस ऐसे ही एक बनाया हूं और यहां पे लिख रहा हूं क्या? सबसे पहले जो है वो है एक्सुलरी वर्ब, AUXILIARY, एक्सुलरी वर्ब। बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस एक्सुलरी वर्ब के दो बच्चे, एक है प्राइमरी एक्सुलरी और जो सेकेंड है वो है मॉडल एक्सुलरी। ये हुआ पहला। दूसरा जो है वो आप पढ़ेंगे मेन वर्ब। सॉरी, एक मिनट देखिए जरा, इस एक्सुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब। तो सेकेंड वन इज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तीसरी क्या है? और चौथी, एक है ट्रांसिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांसिटिव वर्ब। एंड इसी के साथ में इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव, TRANSITIVE, ट्रांसिटिव वर्ब। ये किस बेस पे है आपको लिखना होगा? ये ऑब्जेक्ट के आधार पे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पे दो क्रियाएं होती हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब, एक इंट्रांसिटिव वर्ब। नीचे अब आपको दिखेगा नहीं, तो इसके ऊपर हमें लिखना है एक वर्ब इसमें बचती है जिसको आपको लिख लेना है, यहीं पे लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। एक जो वर्ब है इसके बाद में वो है लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, ट्रांसिटिव को सकर्मक क्रिया, यहां पे लिख दे रहे हैं सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और इंट्रांसिटिव को बोलते हैं आकर्मक क्रिया। तो ये इतनी संतान हुई इसके, अकर्मक क्रिया। ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती हैं। आपको जानना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है, अभी डिटेल से हम सब बताएंगे, घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें वैसे ही नहीं 20-25 दिन लगेगा, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है और बहुत ही विस्तार से और जानते हुए पढ़ना है। एक भी टॉपिक आपका, एक भी वर्ब नहीं छूटेगा, सब समाहित कर दूंगा। नॉन फाइनाइट आ रहा है, नॉन फाइनाइट के कई संतान है, इसमें केवल 3, कौन कौन से यहां पे लिख लीजिए, मैं यहां पे एक लाइन दे रहा हूं।
नॉन फाइनाइट में जो पहला है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? INFINITIVE, इन्फिनिटिव। जो दूसरा है वो आपका है जीरेंड। क्या है? जीरेंड। जीरेंड में टू पार्ट्स हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्टिव जीरेंड, सब्जेक्टिव जीरेंड, और एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जीरेंड। जो तीसरा इसका पार्ट है वो है पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के तीन संतान कौन कौन से, इसको भी देख लेना है, यही लास्ट है। एक को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एक को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। एक एक की चर्चा काफी विस्तार से होगी, घबराइएगा मत इसको। अब ये मोनोग्राम अपनी कॉपी में आप लोग बना लीजिए और एक एक की चर्चा हमें करनी है। सबसे ज्यादा जो समय लगने वाला है वो आपका एक्सुलरी एंड हाँ इसी में लगेगा, एक्सुलरी में ही। प्राइमरी, एक्सुलरी और मॉडल में सबसे ज्यादा समय लगेगा आपका, कि सबसे ज्यादा यूज इसी में है। तो इस मोनोग्राम को अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइए आप लोग, कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब इसके दो हैं। वर्ब में फाइनाइट वर्ब में इतनी आती है, एक्सुलरी वर्ब इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार दो वर्ब हैं, एंड लिंकिंग वर्ब ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत है। नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव, जेरेंड, जेरेंड में सब्जेक्टिव जेरेंड, ऑब्जेक्टिव जेरेंड, एंड पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्लीज नोट डाउन, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए कॉपी में अपने। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसका, और कॉपी में तुरंत आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताना मुझे पड़ेगा कि क्या है फाइनाइट वर्ब। सर पार्टिसिपल के नीचे वाले में नहीं दिख रहा है बेटा। पार्टिसिपल में आपको, पार्टिसिपल में तीन पार्ट हैं। पार्टिसिपल में पहला पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एंड तीसरे को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ना कि फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। यह लिखिएगा, पार्टिसिपल में तीन पार्ट्स हैं, जीरेंड में दो पार्ट, सब्जेक्टिव जीरेंड एंड ऑब्जेक्टिव जीरेंड, एंड पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर नोट हो गया, नोट हो गया सर। ओनली 2 मिनट आपको और मिलेंगे, आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, जल्द से जल्द नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फिर आपको लग रहा होगा कि इसमें समय तो लगेगा ही, क्यों? क्योंकि इसमें जितनी वर्ब थी सब तो आ गई, छूटा कौन? कुछ नहीं छूटा। जो थोड़ा बहुत छूटा है वो तो जब आपका यूज चलेगा तो उसमें कवर होगा, जिसमें रेगुलर एंड इरेगुलर और सारी चीजें हैं, लेकिन जितनी नेसेसरी वर्ब थी वो सारी की सारी आपके सामने दिख रही हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्सुलरी, आपने नाम सुना होगा। एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एक्सुलरी एंड मॉडल एक्सुलरी। देन मेन वर्ब, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। जितने वर्ब की यूजेस हैं इसी में आ जाती हैं, इसलिए इसको डिटेल से जानना आवश्यक हो जाता है। कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बनाए रखिएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। सब वर्ब टॉपिक पढ़ाते हैं लेकिन इतना उसमें मिक्स कर देते हैं पता नहीं क्या, कि स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को क्या जानना है क्या नहीं जानना है। कॉन्सेप्ट से अगर आपको बताया जाए तो कोई चीज आपको विस्मृत नहीं होगी, बस एक काम करना है, आपको रिवाइज करते रहना है। अब आपके दिमाग में बन गया होगा कि एक तरफ फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में कौन कौन सा है? ऑक्सिलरी और हेल्पिंग, इसमें दो पार्ट्स है, प्राइमरी एंड मॉडल, एंड मेन वर्ब एंड ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार है। और नॉन फाइनाइट में एक इन्फिनिटिव है, एक दूसरा जीरेंड है, और ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से प्रतिभा खोज में बहुत सारे पूछे हैं, मैं बताऊंगा अभी कहां कहां से क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। मैंने एक बार पूछ लिया था, एक वाक्य, एक शब्द पूछा था, वर्ड, कि राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। एक वर्ड था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि कौन सा वो वर्ड था, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछा गया था उसमें पेपर में। तो जब आपको पता होगा ना कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो मेन वर्ब, जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है।
जबकि मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया था कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रैकेट में थर्ड फॉर्म। तो जो लोग जानते हैं कि अगर ना लिखता तो और कंफ्यूजन होता आप में। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आने दीजिए आगे, सब एक एक पॉइंट आपको क्लियर हम करेंगे, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं और आपको हेडिंग बनाना होगा कि फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब में ही सारी चीजें हैं। आपको हेडिंग बनाना है। इरेज करें इसको, सब लोग लिख चुके ना? बताइए जरा। यस ओके, माइक ऑफ कीजिए प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज यहां तक करे। जब मैं कहूं कि आप लोग बोलिए तभी बोलिए। अगर बीच में सभी लोग बोलेंगे ना तो आवाज आपकी ही सुनाई देगी, हमारी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। जी, तो आपको अब हेडिंग बनाना है क्या? फाइनाइट वर्ब। क्या? फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट हेडिंग इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। अभी केवल इसके बारे में आपको जान लेना है। अभी केवल फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन आपको लिख लेना है। अगर आपको 10% भी समझ में आता है तो अच्छी बात है। जिस समय आप फाइनाइट वर्ब के जितने पार्ट्स थे उसको पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यही फाइनाइट वर्ब है। तो समझना है आपको, क्या समझना है? देखिए जरा, क्या है फाइनाइट वर्ब? तो फाइनाइट वर्ब की जो डेफिनेशन है इंग्लिश में वो ये है कि दोज वर्ब, ऐसी क्रियाएं, विच चेंज, जो बदलती रहती हैं, क्या? दियर फॉर्म, अपने फॉर्म को, अकॉर्डेंस विथ सब्जेक्ट एंड इट्स टेंस। ऐसी क्रियाएं जो अपने फॉर्म को, अपने रूप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। तो आपको मैंने दिखाया है जितने फाइनाइट वर्ब में हैं, वो चाहे एक्सिलरी हो, चाहे आपका मेन वर्ब हो, चाहे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि सभी फाइनाइट की ही संतानें हैं। तो जितनी वर्ब मैंने लिखाया है फाइनाइट में, सब सब क्या है? फाइनाइट। क्यों है वो? क्योंकि वो जितनी वर्ब हैं वो सब अपने सब्जेक्ट के अनुसार क्या करती रहती है? बदलती रहती हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित होती हैं और जिसका रूप उसके सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार और वॉइस के अनुसार बदलता रहता है, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? फाइनाइट। अभी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कैसे कैसे एग्जाम्पल में उसको दिखाऊंगा। जैसे आप लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, अभी मैं डेफिनेशन भी लिखा रहा हूं, पहले समझना है आपको। मोहन प्लेज फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता है। अब ये सब्जेक्ट मोहन था, एक वचन का है, तो आपने क्रिया में यस या ईएस लगाया और इसको क्या बना दिया? सिंगुलर। ये वर्ब में नियम है, जानते हैं ना कि जब वर्ब में यस ईएस लगता है वो सिंगुलर हो जाता है। और जब क्रिया, आपका जो सब्जेक्ट है वो जब बहुवचन का है, प्लूरल में है, तो जो क्रिया आएगी वो क्या होगा? वो भी प्लूरल में आएगी, प्ले फुटबॉल। अब देखिए, एक ये प्ले है, ये प्लेज है, देखिए है खेलना, खेलना ही हिंदी में। लेकिन देखिए अपने सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यही क्रिया क्या हो गई? प्लूरल हो गई। तो ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये? फाइनाइट वर्ब है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये मेन वर्ब ये सब, क्योंकि जितनी बताया हूं, जितनी एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जितने मेन वर्ब हैं सभी, जितने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, जितने आपके लिंकिंग वर्ब हैं, सब फाइनाइट वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि सभी अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती हैं। कैसे? जब आप लोग लिखते हैं, अब ये इसी को अगर पास्ट में ले जाना हो तो क्या लिखेंगे कि दे प्लेड फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल। अब देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार यही प्ले प्लेज हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार यही खेलना प्ले हो गया, और टेंस के अकॉर्डिंग यही प्ले प्लेड हो गया। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? तो आपको अगर कोई पूछे कि क्या है फाइनाइट वर्ब, तो आप बताएंगे कि ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं, अर्थात जो सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित होती हैं और जिसका रूप उसके सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग और वॉइस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, तो वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? फाइनाइट वर्ब। और ये फाइनाइट वर्ब के सभी पार्ट हैं। अभी आपको एक एक पार्ट पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो आपको समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? कि देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आपको डेफिनेशन लिखिएगा प्लीज। लिखिए कि दोज वर्ब, आप डेफिनेशन पहले लिखिए, डेफिनेशन आप लिखिए, दोज वर्ब
ऐसी क्रियाएं which change their form, अपने रूप, their form accordance with subject and its tense। ऐसी क्रियाएं होती हैं फाइनाइट वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। वो सभी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब होंगी और फाइनाइट वर्ब के कई पार्ट्स हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी आप समझ में जब सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब हैं। क्यों है? क्योंकि ये अपने सभी क्रियाएं अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती हैं। अगर वही क्रिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर के रूप में यूज होंगी। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वही क्रिया प्लूरल के रूप में यूज होगी। आपका टेंस प्रेजेंट है तो उसमें वही क्रिया कुछ और रूप में होती है। आपका टेंस पास्ट है तो वही क्रिया आपके दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो वह ऐसी क्रियाएं होती हैं फाइनाइट वर्ब जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो अभी आपको लिख लेना है केवल, तो ऐसी हिंदी में लिखिएगा, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट द्वारा अनुशासित होती हैं, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट द्वारा अनुशासित होती हैं और जिसका रूप नंबर, टेंस और वॉइस के कारण बदलता रहता है। तो नंबर के कारण मतलब अगर सिंगुलर है तो आपकी क्रिया सिंगुलर होगी, प्लूरल है तो आपकी क्रिया प्लूरल होगी। टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, प्रेजेंट में कुछ और, पास्ट में कुछ और वॉइस मतलब एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव में भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट द्वारा अनुशासित होती हैं और जिसका रूप नंबर, टेंस और वॉइस के कारण बदलता रहता है, कौन सी क्रिया कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। फाइनाइट वर्ब की कोई हिंदी मीनिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं आता कि क्या है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल में आपको लिख लेना है वही तीनों एग्जाम्पल। मोहन प्लेस फुटबॉल, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो क्रिया आपकी सिंगुलर हो गई वही क्रिया। दे प्ले फुटबॉल, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्रिया आपकी प्लूरल होगी। दे प्लेड फुटबॉल, टेंस चेंज हो गया, पास्ट टेंस में वही प्लेड हो गया। तो जब क्रिया अपना रूप बदलती रहती है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। तो ऐसी क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अगर ये 10% भी आपकी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। जब आप पूरा फाइनाइट वर्ब पढ़ लेंगे जितने पार्ट्स हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जितने फाइनाइट वर्ब में पार्ट हैं सभी फाइनाइट वर्ब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको नोट में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सभी हेल्पिंग वर्ब मतलब सभी एक्सिलरी वर्ब, सभी मेन वर्ब, सभी इंट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव और लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? फाइनाइट होती हैं। अभी अब आपको एक एक पढ़ना है कि क्या है एक्सिलरी वर्ब, क्या है मेन वर्ब, क्या है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, क्या है लिंकिंग। इस सारी जितनी क्रियाएं हैं ना सब फाइनाइट हैं। क्यों? क्योंकि सभी अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। मतलब आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एनीवन टेल मी? यस सर, समझ में आ रही है। यस सर। ओके ओके, यस सर। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है कि फाइनाइट क्या है, अभी नॉन फाइनाइट हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है। नॉन फाइनाइट में अभी केवल मैं आपको परिचय बता देता हूं कि नॉन फाइनाइट में ना तो कोई सब्जेक्ट का असर पड़ता है ना तो कोई टेंस का असर पड़ता है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब में जो क्रिया है वो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना उसमें ना तो सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है क्रिया पर, ना तो उसके टेंस का कोई प्रभाव पड़ता है क्रिया पर, तो वो नॉन फाइनाइट होती है। ये जीरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव है ना, वो नॉन फाइनाइट है। अभी आने दीजिए, उसको बताएंगे, लेकिन अभी एक चलिए, भागिए मत, क्योंकि विस्तार से पढ़ना है और जानकारी लेते हुए पढ़ना है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया, हिंदी में अपना डिफिनेशन लिख लिया और इसका एग्जाम्पल भी तीनों लिख लीजिए। लिख चुके आप लोग? तीनों एग्जाम्पल लिख चुके हैं ना? मोहन प्लेस फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। एक ही वर्ब प्ले है, लेकिन देखिए एक ही वर्ब प्ले किस प्रकार बदल रही है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लेज हो जाता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग क्रिया प्लूरल हो जाती है, जब टेंस चेंज हो जाता है तो क्रिया में कुछ और परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ऐसी क्रिया को क्या हम बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। और ऐसी क्रियाएं जिस पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ही ना पड़े उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी उसकी बात छोड़िए, अभी आपको फाइनाइट जानना है। और अब एक मोटी सी हेडिंग बना लीजिए, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी
एक्सुलरी वर्ब, इसी को हम बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब। एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं हम सहायक क्रिया। क्या है ये? आपको नाम से ही पता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सबसे विस्तार अगर समय लगेगा ना तो सबसे ज्यादा समय इसी में लगेगा। क्यों? जितने यूजेस हैं सभी इसमें हैं। अब आपको जानना है ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो इंग्लिश में डेफिनेशन बोलता है कि द वर्ब which help the main verb in completing a sentence is called an auxiliary verb। जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। तो आपको डेफिनेशन लिख लेना है कि द वर्ब which help, ऐसी क्रियाएं जो सहायता करती हैं किसकी? मेन वर्ब, अपने मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। इसमें इन कंप्लीटिंग सेंटेंस, एक वाक्य को पूरा करने में is called क्या? एक्सुलरी वर्ब। तो ऐसी क्रियाएं, द वर्ब क्रिया, विच हेल्प जो सहायता करती है, द मेन वर्ब इन कंप्लीटिंग, पूरा करने में क्या? एक सेंटेंस को, इज कॉल्ड एक्सुलरी वर्ब। को क्या बोलते हैं? एक्सुलरी वर्ब। ऐसी क्रियाएं जो एक वाक्य को पूरा करने में अपने मुख्य क्रिया की सहायता करती है, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? आपकी एक्सुलरी वर्ब कहलाती है। उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो आप एक्सुलरी ही जानिए, हेल्पिंग वर्ब का क्या नाम है? एक्सुलरी वर्ब। एग्जाम्पल में लिखिएगा, अमन इज रीडिंग अ बुक। अब यहां पर जो इज है वो क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने मेन वर्ब की, जो ये रीडिंग है ना, ये आपका मेन वर्ब है, इसकी हेल्प कर रही है। तो इस क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि अपने मेन वर्ब की सेंटेंस को पूरा करने में सहायता कर रही है। तो द वर्ब व्हिच हेल्प द मेन वर्ब इन कंप्लीटिंग द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सुलरी वर्ब। ऐसी क्रियाएं या जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। बातें समझ में आ गई आपको? इरेज करें, इसको इरेज किया जाए। यस सर। यस। तो ये इसमें आपका एग्जाम्पल आपने लिख लिया। अब आपको ये बनाना है कि एक्सुलरी वर्ब दो प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको लिखा है लिस्ट में, एक्सुलरी वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक है प्राइमरी एक्सुलरी और एक है मॉडल एक्सुलरी। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अब आपको बनाना है क्या? पहला जो पार्ट्स है, और प्रयास कीजिएगा कि आप कॉपी अपनी मतलब क्षैतिज ही रखिएगा, क्योंकि थोड़ा इसमें भी पार्ट्स होंगे। तो ये आपका जो पहला है इसमें, वो है प्राइमरी एक्सुलरी। एक्सुलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, आप लोग लिख लीजिएगा। प्राइमरी एक्सुलरी, प्राइमरी एक्सुलरी। और इस प्राइमरी एक्सुलरी को डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। पहले लिख लेना है केवल कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो इसके फॉर्म है, क्या है? फॉर्म। एक को बोलते हैं बी फॉर्म। क्या? बी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की वी फॉर्म। इसमें कौन कौन सी क्रिया आती है? तो इसमें आपकी आएगी कौन कौन सी? इज, आई एम, और, इज, आई एम, और वाज, वर।
कोई पूछेगा इज एम आर वाज वर ये क्या है, तो आप बताएंगे ये वी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? वी वर्ब। और ये है क्या? हेल्पिंग। ये क्या है? ये प्राइमरी एक्सिलरी है। तो एक हुआ ये भी प्राइमरी एक्सिलरी है। और कौन सा है बी फॉर्म के बाद में? डू फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डू फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कौन कौन सा है? इसमें आपकी जो क्रिया है वो है डू, डस और डिड। ये भी आपकी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ही है। देन हैज फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हैज फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कौन कौन सा है? इसमें है हैज, हैव और हैड। यही आपकी प्राइमरी एक्सिलरी है और इसी को डिटेल में पढ़ना है आगे। पहले आप इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि कोई पूछे कि ये वी फॉर्म, बी वर्ब कौन सी है तो आपको तुरंत बताना है इज, एम, आर, वाज, वर। डू फॉर्म कौन सी है तो डू, डस, डिड। एंड हैज फॉर्म क्या है तो हैज, हैव, हैड। और ये जितनी क्रियाएं हैं ना ये सब की सब प्राइमरी एक्सिलरी हैं और ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। सब की सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सेंटेंस में अपने मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होती हैं और ये सेंटेंस का निर्माण करती हैं। तो मैंने दिखाया भी है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। आपको लिखाया है कि ऐसी वर्ब होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं किसमें? सेंटेंस को बनाने में। तो ये आएंगी किसके साथ में? अपनी मुख्य क्रिया के साथ में। कभी कभी ये वाक्य में अकेले भी आएंगी, अभी इसकी चर्चा हम करेंगे। हो सकता है कि मुख्य क्रिया के साथ में ना आए, कभी कभी ये वाक्य में अकेले भी आती हैं। तो ये हुआ आपका प्राइमरी एक्सिलरी और जितनी वर्ब है उसको मैंने लिखा दिया। अब आपको सेकंड बनाना है मॉडल एक्सिलरी। क्या? मॉडल एक्सिलरी। इसको इरेज करें, इरेज किया जाए इसको। Yes, sir. यस सर। ओके। दूसरा जो आपको बनाना है कि मॉडल एक्सिलरी। क्या? मॉडल एक्सिलरी। सेकंड इज सेकंड जो है आपका वो है मॉडल एक्सिलरी। क्या है? मॉडल मॉडल एक्सिलरी। अब इसमें कौन कौन सा है सबका यूज हमें डिटेल में पढ़ना भी है क्योंकि समय इसी में लगेगा। इसमें क्या क्या है? आपका विल, शैल, वुड, शुड, ये एक में हुआ। देन कैन, वुड, ये हुआ एक में। मे, माइट, ये हुआ। देन मस्ट। इन सब का यूज आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक का यूज पढ़ना पड़ेगा। ought to, then used to, then last is need, oblique, need not। इतनी क्रियाओं को आपको पढ़ना है किसमें? मॉडल एक्सिलरी। ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन ये क्या है? मॉडल वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी है। और वो क्या थी? तो प्राइमरी एक्सिलरी में तीन, कौन? बी, डू और हैज फॉर्म। बी में इज, एम, आर, वाज, वर एंड डू में डू, डस, डिड एंड हैज में हैज, हैव, हैड। और इसको आपको स्टार बना के दोनों में स्टार बना देना है और लिख देना है नीचे कि इसका विस्तृत अध्ययन आगे किया जाएगा, इसका विस्तृत अध्ययन आगे किया जाएगा। और फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम हेडिंग जब आपको परिचय समाप्त होगा ना वर्ब का, फिर आपकी हेडिंग हम डलवाएंगे क्या? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। क्या डलवाएंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक एक का यूज पढ़ना पड़ेगा कि इस का यूज कहां पे होगा, एम का यूज कहां कहां पे होगा, आर का यूज कहां कहां पे होगा, वाज, वर का यूज कहां कहां पे होगा। आप केवल सिंपल चीज जानते हैं कि हाँ टेंस में होता है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते कि इसका यूज और कहां पे होता है। डू, डज, डिड का यूज कहां पे होगा, हैज, हैव, हैड का यूज कहां कहां पे होगा, पैसिव वॉइस में भी यूज होता है उसको लिखाया जाएगा। विल, शैल, वुड, शुड का प्रयोग कहां पे, कैन, कुड का प्रयोग कहां पे, मे, माइट का प्रयोग कहां पे,
मस्ट एंड ऑट टू का प्रयोग कहां पे, यूज टू का प्रयोग कहां पे, नीड एंड नीड नॉट का प्रयोग कहां पे। तो ये सारी की सारी एक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इसको आपको जानना भी है और इसका यूज भी जानना है। काफी विस्तार से इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये यूज टू लिखा है, सेंटेंस आपको बताएंगे कि मेरे दादाजी मुझे पढ़ाया करते थे। जब आप कोई काम की, जब भूतकाल में कोई काम आप किया करते थे तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, यूज टू का। जैसे मेरे दादाजी मुझे पढ़ाया करते थे, माई ग्रैंडफादर यूज टू टीच मी। तो जब भूतकाल में आप कोई काम किया करते थे, अब नहीं करते हैं, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे किसका, आप यूज टू का। ऐसे एक एक का हम बताएंगे कि कहां कहां प्रयोग होता है। आप ये काम किया करते थे, आप खाना पकाया करते थे, अब नहीं पकाते हैं, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, यूज टू का। आनंद जी बस सब रखिए, एक भी वर्ब और एक भी पॉइंट आपका छोड़ नहीं देंगे, सब बातें हम क्लियर बताएंगे। जितनी चीजें हो सकती हैं इसमें सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आपको ये पता हो गया ना कि प्राइमरी एक्सिलरी में कौन कौन सी वर्ब आती है और मॉडल में कौन कौन सी वर्ब आती है। इतनी बातें क्लियर हुई। और नीचे आप स्टार बना के लिख दीजिएगा कि इसका विस्तृत अध्ययन आगे किया जाएगा। अब आपको क्या बनाना है, सेकेंड मेन वर्ब। क्या बनाना है, मेन वर्ब। मैंने लिखा दिया ना, इसका विस्तृत अध्ययन आगे किया जाएगा। अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हाँ इसमें ये क्रियाएं आती हैं, इसका यूज नहीं चल रहा। मैंने बताया ना 2 दिन आपका क्या चलेगा, इंट्रोडक्शन, देन उसका यूज स्टार्ट होगा। अब आपको हेडिंग बतानी है मेन वर्ब। क्या बतानी है, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ऐसा कोई चीज तो नहीं है जो आपको डाउट लग रहा हो, कोई पॉइंट में अभी तक जो बताया गया, प्लीज बताइए मुझे। एनी डाउट, कोई भी डाउट अगर हो आपको अभी तक के पॉइंट में तो अभी बता दीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज फिर हमें बताएंगे कि हम लिस्ट में ऐसा बनवा दिए थे, आप लोग जाके देखिए। बताइए जरा आप लोग, एनी डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट, अच्छी बात है। हरिओम, हरिओम, मिस्टर हरिओम, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? नो डाउट सर। हरिओम, यस सर। आपके लिए एक होमवर्क दिया गया था, क्या आपने उस होमवर्क को पूरा किया? कौन सा सर? वही आपको कुछ सर्च करना था ना। क्या आपको मिली चुड़ैलों की मौसी की नहीं मिली? सर मिली थी, गई फिर नहीं आ रही है। अच्छा फिर गई, चलिए ठीक है, आप लोग सर्च करते रहिएगा, कभी मिल जाएगी तो फिर बता देना मुझको, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन मैंने बताए थे, कौन कौन से कंडीशन बताए थे कि उस समय मौसमी मिलती है चुड़ैलों की? थंडर, लाइटनिंग और इन रेन। तो इस समय ना तो बरसात हो रही है, ना तो गड़गड़ाहट हो रही है और ना ही बिजली की चमक। तो ये तीनों कंडीशन नहीं तो इस समय चुड़ैल की मौसी नहीं मिलेगी। जिस समय तीनों कंडीशन बनेंगी तो आप लोग समझिएगा उस दिन चुड़ैल की मौसी आपको मिलेगी, और खासकर रात के समय, सपने में भी आ सकती है। तैयार रहिएगा आप लोग। हाँ कल बारिश तो हुई थी लेकिन लाइटनिंग और थंडर नहीं था। थंडर भी थोड़ा बहुत था लेकिन लाइटनिंग कम थी। तो रात का सिचुएशन होगा, डार्क नाइट होगी, रात होगी कैसी, काली रात होगी। और उस समय क्या हो रहा होगा, रेन, बरसात हो रही होगी, थंडर, गड़गड़ाहट भी होगी एंड लाइटनिंग भी होगी। एट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में विलियम शेक्सपियर साहब ने मैकबेथ ड्रामा में तीनों चुड़ैलों की एंट्री करवाई है। तो ये कंडीशन है, टर्म साम कंडीशन है कि ऐसी सिचुएशन जब होती हैं तो ये जो सुपर नेचुरल पावर हैं ये अपने आप को प्रकट करती हैं। क्या सत्यता है मेरे को नहीं पता कि क्या आज भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन आप लोग सर्च कीजिएगा। और विशेष काम तो हरिओम को है, और अपने पापा से भी कह दीजिएगा, वो भी खोजेंगे, ठीक है। आएंगे कल, हम पूछेंगे, साथ में स्कूल जाएंगे हमारे सब। चलिए ठीक है, मेन वर्ब देखिए भाई, मुख्य क्रिया क्या है। तो आप जान ही चुके हैं कि क्या है मुख्य क्रिया। तो एक्सिलरी वर्ब पढ़ चुके हैं कि ऐसी क्रियाएं होती हैं एक्सिलरी वर्ब जो अपने मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं वाक्य के निर्माण में। तो ये मुख्य क्रिया क्या है,
तो मुख्य क्रिया होती है कि ये किसके साथ आती हैं? ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती हैं या कभी कभी अकेले आती हैं। समझिएगा बात को, जो मुख्य क्रियाएं हैं वो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती हैं या कभी कभी अकेले आती हैं और वाक्य का निर्माण करती हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं? मेन वर्ब होती हैं। और इसमें ज्यादातर केस में ऐसे शब्द इसमें ना लगा हो, खेलना, पढ़ना, लिखना, बैठना। तो जितनी एक्शन की क्रियाएं हैं, जितने एक्शन हैं वो सब किसमें आती हैं? मेन वर्ब में आती हैं। किसमें आती हैं? मेन वर्ब में। तो आप लोग जरा हिंदी में लिख लीजिएगा कि ऐसी क्रिया जो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ में या वाक्य में अकेले आकर, सिंगल, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ या अकेले आकर वाक्य का निर्माण करती हैं, ऐसी क्रियाएं मेन वर्ब कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं मेन वर्ब कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ या अकेले आकर सेंटेंस का निर्माण करती हैं, ऐसी क्रियाएं मुख्य क्रिया कहलाती है। तो अकेले भी आ सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी आ सकती है। अभी आपको लिखना होगा कैसे कैसे। एग्जाम्पल देखिएगा, अकेले आएगी तो क्या होगा? जैसे लिखा ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है। अब यहाँ पे सिंग्स क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि अकेले आया है और गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं क्या है? जितनी एक्शन है वो सब क्या है? आपकी मेन वर्ब है। और ये साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकती है? ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। अब यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यस, ING ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रियाएं हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती हैं या अकेले आकर सेंटेंस का निर्माण करती हैं। ऐसी क्रिया मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। तो जितनी आपकी एक्शन वाले वर्ड हैं, जितने ऐसे हैं खाना, पीना, बैठना, रोना, तो ये सारी क्रियाएं हैं क्या है? मुख्य क्रिया है। हाँ, एक कंडीशन और आपको जान लेना है, एक कंडीशन, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन बहुत कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पे, फिर मैं बताऊंगा उसको, उस पॉइंट को। मैंने एक बात लिखी इस मुख्य क्रिया में कि कभी कभी क्रियाएं क्या आएंगी? या तो अकेले आएंगी या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएंगी। वो क्या होगी? आपकी मुख्य क्रिया होगी। लेकिन एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रहने दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, नहीं बताएंगे उसको। इतना ही जानिए कि क्रियाएं जब वाक्य में सिंगल आएंगी या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएंगी तो आपकी क्या होंगी? मेन वर्ब होगी। अभी आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा, इसको छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं उसको। बता तो आपको मेन वर्ब समझ में आ गया? अरे मत समझिए भी यार, अभी आप समझ नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? आपका मेन वर्ब है। और ये क्या है आपका? ये भी मेन वर्ब। ये भी सिंगल आई है और ये सिंगल आई है, ये हेल्पिंग वर्ब के आपके साथ में आई है। ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? एक्सुलरी। और एक्सुलरी में है क्या आया? ये क्या है? अब आप जान रहे हैं ना, इज क्या है? एक्सुलरी वर्ब है, लेकिन है कौन सा? प्राइमरी एक्सुलरी। क्या है? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। क्यों? आपको मैं दिखाया है ना, बी वर्ब एंड डू वर्ब एंड हैज वर्ब, ये जितनी फॉर्म आ रही है वो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है। तो ये प्राइमरी है। इतना प्लीज लिखिए, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। बताने वाले थे, खैर अब इस बस हम लिखाएंगे नहीं, उसको जान लीजिए कि जब वाक्य में एक ही क्रिया आती है ना, तो वही मेन वर्ब होती है। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब है। लेकिन कौन सा ऐसा सिचुएशन है, कौन सी ऐसी स्थिति है जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह ट्रीट करती है? जब ऐसे मान लिया कि यहाँ पे लिखा ही सिंगिंग ये सॉन्ग, लेकिन क्यों सेंटेंस लिखा है कि ही इज अ टीचर। अब यहाँ पे एक ही क्रिया इज आई है। अब मैं इसको किस रूप में मानूं? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? तो मैं कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी मेन वर्ब की सहायता कर नहीं रही है, कोई मेन वर्ब इसका नहीं है। तो जब वाक्य में एक ही क्रिया आती है, क्यों ना वो हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे? मेन वर्ब ही मानेंगे। इस सेंटेंस में ये इज क्या है? मेन वर्ब के रूप में आया। क्यों? क्योंकि मैं आपको हेल्पिंग वर्ब में लिखाया हूं कि हेल्पिंग वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में किसका?
अपने मेन वर्ब के साथ में आके वाक्य का निर्माण करती हैं, लेकिन जब वाक्य में मेन वर्ब हो ही ना तो जो क्रिया आएगी वही आपकी क्या मानी जाएगी, यही मेन वर्ब है। मैं इसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग तो समझ लीजिए कि जब वाक्य में एक ही क्रिया आए तो वही मेन वर्ब होती है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। इधर आपने पढ़ा है कि इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यूज के अकॉर्डिंग इज मेन वर्ब भी हो जाता है, वाज मेन वर्ब हो जाएगा, वर्ब मेन वर्ब हो जाएगा जब एक ही क्रिया होगी वाक्य में। तो ये केवल आपको जान लेना है कि जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है तो वही मेन वर्ब होती है, क्यों ना वह हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत रखी गई हो। तो यही बात मैं आपको बता, लेकिन कंफ्यूजन होगा क्यों, क्योंकि अभी आगे लिंकिंग वर्ब बताना है ना, और लिंकिंग वर्ब भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाहता था कि कंफ्यूजन होगा आपको। लेकिन इतना जानिए कि जब वाक्य में एक ही वर्ब आएगा तो वही मेन वर्ब होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्यों ना रखा गया रहा हो। बातें समझ आ गई आपको, समझ आई बात ना आपको? यस सर। यस सर। ओके, अब आपको ये लिखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की 4 फॉर्म बताई गई है, इसी में लिखिएगा मेन वर्ब में। इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की 4 फॉर्म बताई गई है। जैसे मैंने आपको डिग्री बताया था ना कि एक एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एट द सेम वे वर्ब की 4 या 4 फॉर्म होती है। तो आपको लिखना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की 4 या 4 फॉर्म बताई गई है। कौन कौन से फॉर्म है आपको लिखना है। पहला क्या है, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। बहुत ध्यान से लिखिएगा, फर्स्ट फॉर्म, इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम मानते हैं और बेस फॉर्म, इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है या फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो है वो है आपका सेकंड फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म। आपकी किताब में लिखा होता है पास्ट टेंस फॉर्म। एक एग्जांपल साथ में दे रहे हैं, जैसे बेस फॉर्म गो है, उसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, वेंट है। ये पास्ट टेंस फॉर्म है, ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता है। आप किताब देखिएगा, अपनी किताब में एक लिस्ट हम भेज भी देंगे, ऐसे होगा पी टी ऐसे लिखा होता है, पास्ट टेंस फॉर्म। तीसरा क्या है आपका, थर्ड फॉर्म। क्या, थर्ड फॉर्म को ही एक नाम से और जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये बहुत कंफ्यूज करता है, परीक्षा में पूछ लिया एक बार, कंपटीशन में पूछा था कि राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड, या गो, ऐसे पूछा कि गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है, तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे। थर्ड फॉर्म को ही हम जानते हैं कि किस नाम से, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये क्या होगा, थर्ड फॉर्म ही है गो, वेंट, गॉन। और जो चौथा फॉर्म है वो क्या है, वो है आपका आईएनजी फॉर्म, और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और इसमें क्या लिखते हैं, गोइंग, लास्ट में लिखा होता है। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो कितने फॉर्म हुए, 4 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ऐसे लिखा होता है पीपी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और इसमें इसे लिखा होता है ये पीपी, ये हाँ ठीक है, और इसमें ही पास्ट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आईएनजी फॉर्म, और बेस फॉर्म ये जितनी मेन वर्ब है, मुख्य क्रियाएं हैं, उनका होता है। तो इसको हम एरेज करें, फिर एक पॉइंट बता के क्लास को समाप्त कर रहे हैं। इसकी लिस्ट हम भेजेंगे कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म, और उसका आईएनजी फॉर्म। तो आप लोग भूलेंगे मत, भूलिएगा नहीं, क्या कि पास्ट पार्ट, कहीं लिख लीजिए, ना याद हो, लिखा दिया हूं मैं कि पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा है, कंपटीशन में तो बहुत बार पूछा है कि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा है। लोग जानते हैं ना, किसी से पूछेगा चाहिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, याद नहीं रहेगा। जो पढ़े होंगे वही बताएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आप ऐसे बनाइएगा कि बेस फॉर्म, बेस मतलब फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म, सेकंड को लिखिएगा क्या, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पीटी मतलब पास्ट टेंस फॉर्म। देन थर्ड फॉर्म को मैं क्या लिखा हूँ, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अरे अभी यार परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, क्यों टेंशन, नॉन फाइनाइट पढ़ाने दीजिए ना। नॉन फाइनाइट आएगा तो अभी इसको बता दिया हूं ना, इसका यूज तो बताया नहीं हूं। यूज आएगा अभी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ पे करते हैं,
पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ पे करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ पे करते हैं, ये यूज में आएगा। एक ही सेंटेंस से बताऊंगा कि मैंने जलती हुई कार देखी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने जली हुई कार देखी, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने जलने के बाद कार देखी, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। आने दीजिए, बस आ रहा है धीरे धीरे, बस सब रखिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, एक एक चीज क्लियर होगा यहाँ पे बोर्ड पे आपका, ठीक है। बस सब्र बना के रखिए, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। आने दीजिए एक एक, इसमें वर्ब में क्या आपको कोई पॉइंट छोड़ेंगे ही नहीं। थर्ड फॉर्म को किस नाम से जानते हैं हम, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, इसको क्या मानते हैं आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ऐसा के बुक में लिखा भी होता है। तो एक सेंटेंस एक में लिखा रहा हूं वर्ड का, जैसे गो, गो का बेस फॉर्म गो होता है, इसका सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट होता है बेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और जो आईएनजी फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म में लगता है, ये होता है गोइंग। तो गोइंग क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। अभी आया नहीं, सब समझाएंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, मैंने जलती हुई कार देखी, आई सॉ ए बर्निंग शिप। मैंने जली हुई कार देखी, आई सॉ ए बर्न शिप, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। बर्न बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बर्न थर्ड फॉर्म, और जलने के बाद सब आएगा, टेंशन मत लीजिए, एक को चीज नहीं छूटेगा, सब पढ़ेंगे आप लोग। एक और इसका मैं लिस्ट भेजूंगा, ठीक है, आप धैर्य रखिएगा। एक दो मैं लिखा दे रहा हूं। कम है बेस फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस, कम केम कम आपका थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड कमिंग आपका आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये दो लिखा दिया हूं। ऐसे इसकी करीब में 100 से 150 जितनी वर्ब हैं उसकी लिस्ट मैं क्लास समाप्त होने के बाद में सेंड कर दूंगा। आप 3-3 4-4 बार पढ़ लीजिएगा कि बेस फॉर्म क्या होता है उसका, एक वर्ब का। भाई ये जाना है, मुख्य क्रियाएं हैं, जाना, आना, ऐसे जितनी वर्ब हैं आपकी सभी की मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म उसका लिस्ट में भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इतनी चीजें आपने आज सीखी हैं और हम क्लास यहीं पे आज समाप्त करेंगे। आज इतना ही आपको बताना है मुझे, बहुत आज चीजें आप जान गए इतनी ही में, ठीक है। जितना आपको जानना चाहिए आज की क्लास में उतना जान चुके हैं पहली क्लास में। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और आप बताइए कि आज जो वर्ब का टॉपिक था कैसा लगा आपको। आज पहली क्लास जो वर्ब की थी, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। मजा आया आपको कि मजा नहीं आया, बताइए। सर बहुत सर बहुत मजा आया। अच्छा लगा ना आपको, जो पहली क्लास थी वर्ब की अच्छी लगी ना जी। तो आप ऐसे क्लास में बने रहिए, आपको एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। और आप कंपेयर कीजिएगा जहां से भी पढ़े हैं आप लोग, और जहां भी पैसा देके या पेड क्लास पढ़े हैं उससे आप कंपेयर कीजिएगा कि क्या ये चीजें मुझे बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी। क्यों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है क्या, आपको सही दिशा दिखाना। मैं छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैं भी एक अभी समय में छात्र रहा हूं और जिस समस्याओं को मैंने फेस किया है वो समस्या आप कभी नहीं फेस करेंगे, खासकर जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक। चीटिंग नहीं, स्टूडेंट के साथ चीटिंग करेगा वो बर्बाद होगा, इतना बात है, ठीक है। क्योंकि आपको चीजें नहीं बताई जाएंगी तो समस्या होगा, और ये चीजें आप जान जाएंगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये तैयारी करने के दौरान मुझे आभास हुआ कि अगर स्टूडेंट को सही दिशा और दशा दे दिया जाए तो वो जो बनना चाहे वो बन सकता है। और इस चीज में इंग्लिश में आपको आभास भी होगा। प्लीज माइक को ऑफ रखिए भाई, माइक को ऑफ रखिए। और इतना चैट आप लोग आज किए हैं, इनको क्लास खत्म हो गया। अरे अभी कहाँ खत्म हो गई भाई क्लास आपकी। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से ना, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम सर। और आप लोग जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको जाके 1-2 बार देख लिया करिए, जो डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा रिकॉर्डिंग क्लास से, ओके। और विवेक सर क्लास तो आज लेंगे। किस क्लास का टर्म है आज, 9th या 10th? किसका क्लास है आज? 9th का है। तो 9th वाले मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और 10th वाले जो आप सीरीज पढ़ रहे हैं किसी भी आपसे पूछने वाले भी हैं हम कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, आत्मक श्रेणी के बारे में। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। कौन कौन से लोग हैं भाई चैट? दिशा एंड शमर एंड अभिषेक, अविनाश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
तो हम क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और हम मिलते हैं कल आपको इसी समय 5 बजे और आगे इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, अब्दुल एंड विशाल एंड हरिओम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, अब्दुल एंड चंदन, प्रवेश कुमार, सलोनी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू and we meet tomorrow with the next class and Thank you, sir. okay, thank you to all of you.